ईरान की सड़कों पर आज़ादी के नारे तो गूंज रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये एक नई सुबह की शुरुआत है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। देखिए, ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। तो चलिए इस पूरी उथल-पुथल की तह तक चलते हैं। और हाँ, इसे कोई मामूली विरोध प्रदर्शन समझने की गलती मत कीजिएगा। सीआईए के एक बहुत ही सीनियर एनालिस्ट विलियम अशर इसे जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं 1979 के बाद ईरान का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है। और याद रखना होगा, 1979 ये वही साल था जिसने ईरान को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। और इस ऐतिहासिक पल की एक बहुत भारी कीमत भी चुकाई जा रही है, वो भी जान देकर। अब तक 500 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 500 से ज़्यादा परिवारों का दर्द है, उनकी कहानियां हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ईरान के मौजूदा हालात क्या हैं, फिर इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, तीसरा दुनिया के बड़े देश इस पर क्या सोच रहे हैं, चौथा देश के अंदर क्या चल रहा है, और आखिर में यहाँ से आगे क्या हो सकता है, इसके 3 रास्ते क्या हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ईरान संकट के मुहाने पर, एक ऐसा देश जहां जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। सवाल ये उठता है कि आखिर लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सड़कों पर क्यों हैं? देखिए, इसकी वजह बहुत गहरी है। करेंसी की कीमत कागज के टुकड़ों जैसी हो गई है, अर्थव्यवस्था ने जैसे दम ही तोड़ दिया है, भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खा रहा है, और ऊपर से सरकार जो भी आवाज उठाता है उसे बेरहमी से कुचल देती है। और ये गुस्सा किसी एक शहर का नहीं है, नहीं, ये पूरे देश की आवाज बन चुका है। दर्जनों शहरों में लाखों लाख लोग सड़कों पर हैं। सोचिए, सरकार इंटरनेट बंद कर रही है, गोलियां तक चलवा रही है, लेकिन फिर भी लोगों का हौसला नहीं तोड़ पा रही है। तो ये तो हुई ईरान की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि इस सब का दुनिया पर क्या असर हो रहा है। आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं? शायद ये सवाल मन में आए कि भाई, ईरान में जो हो रहा है उससे हमारी आपकी जेब पर भला क्या असर पड़ेगा? यकीन मानिए, इसका जवाब चौंकाने वाला है। सबसे सीधा और पहला असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। जैसे ही ईरान में ये संकट घेराया, दुनिया भर में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें 5% से भी ज़्यादा उछल गईं। अब इसकी वजह भी बिल्कुल सीधी है। ईरान ओपेक देशों में तेल का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसे ऐसे समझिए कि वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल का कुआं है। अब अगर इस कुएं से तेल निकलना बंद हो जाए तो सोचिए, दुनिया भर में गाड़ियों से लेकर कारखानों तक के पहिए थम सकते हैं। देखिए, ईरान में तेल सिर्फ तेल नहीं है, ये सियासत बदलने का एक बहुत बड़ा हथियार रहा है। इतिहास गवाह है, 1978 में इन्हीं तेल मजदूरों ने हड़ताल करके शाह की सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। और उसी के बाद हुई थी 1979 की इस्लामी क्रांति। और आज ऐसा लग रहा है मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि शाह के बेटे फिर से उन्हीं तेल मजदूरों से हड़ताल की अपील कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की। देखते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की बिसात पर क्या चल रहा है, क्योंकि दुनिया इस मुद्दे पर पूरी तरह बटी हुई है। इस मामले पर दुनिया साफ साफ 2 खेमों में बटी हुई है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, जिन्हें लग रहा है कि ये ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाने का एक सुनहरा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ हैं ईरान के पड़ोसी खाड़ी देश, और वो डरे हुए हैं। उनका मानना है कि ठीक है, मौजूदा सरकार दुश्मन है, लेकिन कम से कम ये एक जाना पहचाना दुश्मन है। अगर ये सरकार गिर गई तो जो अराजकता फैलेगी या जो नई ताकत आएगी वो कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर हर खिलाड़ी का अपना दाव है। अमेरिका वेनेजुएला के बाद इसे एक और मौके की तरह देख रहा है। इजराइल के लिए ये अपने सबसे बड़े दुश्मन को कमजोर करने का मौका है। रूस को डर है कि कहीं मिडिल ईस्ट में उसका एक अहम साथी न छिन जाए। और जैसा मैंने कहा, खाड़ी देश, उन्हें डर है कि कहीं ईरान में भी अरब स्प्रिंग जैसा पावर वैक्यूम न बन जाए, जिसकी आग सीरिया और लीबिया की तरह उनके अपने दरवाजे तक पहुंच जाए। चलिए अब बाहर से नजर हटाकर ईरान के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि देश के भीतर क्या माहौल है, क्योंकि समाज वहां एक तरह से बटा हुआ नजर आ रहा है। ईरान के अंदर इस वक्त जैसे 2 दुनियाएं बस रही हैं। एक तरफ सड़कों पर उतरे हुए लोग हैं, इनमें सेक्युलर तबका भी है तो धार्मिक और कंजर्वेटिव लोग भी। सबकी अपनी अपनी मांगें हो सकती हैं, पर गुस्सा सबका एक ही है। और सबसे बड़ी बात, इनका कोई एक चेहरा, कोई एक लीडर नहीं है।
और फिर दूसरी तरफ है हुकूमत, जो अपनी पूरी ताकत से IRGC यानी अपनी सबसे शक्तिशाली और क्रूर सिक्योरिटी फोर्स पर निर्भर है, जो किसी भी आवाज़ को कुचलने के लिए जानी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि सरकार के अंदर भी सब एक ही सुर में नहीं बोल रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन जैसे कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि आइए हाथ में हाथ डालकर बैठते हैं और मसलों को सुलझाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई सुलह की कोई कोशिश है या फिर सिर्फ लोगों के गुस्से को शांत करने की एक टैक्टिक। लेकिन इस नरम आवाज के ठीक उलट एक लोहे की दीवार भी खड़ी है, और वो दीवार है सुप्रीम लीडर और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की। वो मौत की सजा तक की धमकी दे रहे हैं। उनका मैसेज बिल्कुल साफ है, या तो झुक जाओ या फिर मिटा दिए जाओगे। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर और हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। यहाँ से आगे क्या होगा? भविष्य के 3 रास्ते क्या हो सकते हैं? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। पहला, लीडरशिप में फेरबदल, मतलब ऊपर के कुछ चेहरे बदल दिए जाएंगे लेकिन पूरा सिस्टम जस का तस रहेगा। दूसरा रास्ता है IRGC का तख्ता पलट, यानी मिलिट्री जनरल देश को कंट्रोल करेंगे। इसमें हो सकता है कि लोगों को थोड़ी सोशल आज़ादी मिल जाए, पर पॉलिटिकल आज़ादी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और तीसरा रास्ता है एक पूरी क्रांति, मतलब सिस्टम का पूरी तरह से खात्मा, लेकिन इसकी संभावना सबसे कम मानी जा रही है। तो सवाल यह है कि एक पूरी क्रांति, एक टोटल ओवरथ्रो की संभावना फिलहाल कम क्यों है? इसकी 2 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली है डर, एक अनजाने भविष्य का डर। ईरान के लोगों ने अपनी आंखों से पड़ोस में इराक और सीरिया का हश्र देखा है। वो आज़ादी तो चाहते हैं, पर अपने देश को एक और गृह युद्ध की आग में नहीं झोंकना चाहते। और दूसरी वजह है सरकार का क्रूर रवैया। लोग जानते हैं कि ये हुकूमत सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और ये खतरा कितना असल है, इसे फिर से CIA के पूर्व एनालिस्ट विलियम अशर के शब्दों में ही समझते हैं। उनका कहना है, IRGC जोरदार तरीके से लड़ेगी और मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर हिंसा की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। तो ये पूरा विश्लेषण हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ईरान की मौजूदा हुकूमत गिर जाती है, तो उसके बाद क्या आएगा? आज़ादी का एक नया सवेरा, या फिर चारों तरफ फैली अराजकता?